हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेम्बर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, और टॉपिक है डिक्री, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में जो डिफाइंड है। गाइज, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं डिक्री कवर करूँगा, डिक्री के एसेंशियल्स क्या हैं, कितनी टाइप की डिक्रीज़ होती हैं और डिक्री और जजमेंट में फ़र्क क्या है। तो काइंडली अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। तो आ जाते हैं डिक्री पे। डिक्री क्या है? डिक्री इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final। इसका सिंपल सा मतलब ये है, डिक्री जो है वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का। जो भी जजमेंट या एडजुडिकेशन हुआ है उसका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है डिक्री, जहाँ तक कि कोर्ट की बात होती है, जो कोर्ट उसको एक्सप्रेस करती है मतलब। और ये बेसिकली डिक्री जो है ये राइट्स और पार्टीज़ के राइट्स डिटरमिन करती है एक कंक्लूसिव वे में, मतलब एक फाइनल वे में, विद रिगार्ड टू ऑल, सारे मुद्दों पे, सारे मैटर्स पे या कुछ मैटर्स पे जो कि आपस में वाद विवाद या कंट्रोवर्सी में होते हैं सूट में। तभी डिक्री क्या है, प्रिलिमिनरी डिक्री भी हो सकती है और फाइनल डिक्री भी हो सकती है। डिक्री जो है वो बेसिकली रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, ये भी डिक्री की डेफिनेशन में या डिक्री में आते हैं। सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे। बट डिक्री में क्या नहीं आता? ऐसा एडजुडिकेशन जिससे कि एक अपील लाई करे, जैसे कि किसी ऑर्डर की अपील करनी हो। ऐसे ही क्या डिक्री नहीं होती? सेकंड बी में, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, कोई डिसमिस करी किसी की प्लेंट अगर कोई डिफ़ॉल्ट है, जैसे कि कोर्ट फीस कम है या कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, इशू है, जहाँ की डिसमिस कर दी है सूट को, प्लेंट को, तो ऐसे में इसको भी डिक्री नहीं माना जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है, ये है कि डिक्री जो है प्रिलिमिनरी कब मानी जाती है? जब और उसमें पर्टिकुलर सूट में और प्रोसीडिंग आगे बाकी हों, जिससे कि सूट पूरा डिस्पोज ऑफ करने के लिए अभी पूरी चीज़ें डिस्पोज ऑफ नहीं करी गई हों। और डिक्री फाइनल तब मानी जाती है जब वो जो एडजुडिकेशन है वो कम्प्लीटली पूरी तरह से उस सूट को डिस्पोज ऑफ कर देता है। ऐसे डिक्री जो है वो पार्शियली या पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। अब आ जाते हैं फटाफट एसेंशियल्स पे। डिक्री के क्या एसेंशियल्स हैं? पहली बात, एडजुडिकेशन। अब एडजुडिकेशन मैंने बताया था भी, एडजुडिकेशन क्या होता है? एडजुडिकेशन मीन्स जुडिशियल एडजुडिकेशन एंड दस डिसीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर या डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस और डिसमिसिंग अपील विदाउट वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन कैनॉट बी टर्म्ड एज अ डिक्री। एडजुडिकेशन जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली वो जुडिशियल एडजुडिकेशन होता है। बाकी की चीज़ें जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का कोई डिसीजन है या कोई सूट का डिसमिसल से रिलेटेड चीज़ है या अपील को डिसमिस करना फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये सब डिक्री में नहीं आता। फिर है सेकंड पॉइंट, एडजुडिकेशन टू बी गिवन इन अ सूट। सूट जो है वो सूट वर्ड कोड में कहीं डिफाइंड नहीं है,
लेकिन हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रैमवे केस में प्रीवी काउंसिल ने सूट को कैसे डिफाइन किया था कि इट इज़ अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट, मतलब जहाँ पे भी प्लेंट फाइल होता है वहाँ पे हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट इसेंशियल, कि वो जो एडजुडिकेशन हम कर रहे हैं वो सूट में होना चाहिए, तभी हम उसको डिक्री बोल सकते हैं। 10 रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन टू स्यू इन फॉर्मा पॉपुरिस, ये फॉर्मा पॉपुरिस मतलब पॉपुरिस पॉपर वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है कोई गरीब आदमी या जिसके पास पैसे नहीं हो, इंडिजेंट पर्सन भी बोलते हैं, इसका अदर वर्ड होता है। सो ऐसे ही अगर किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है, कोई आदमी गरीब आदमी गया है कि मैं गरीब हूँ, मैं कोर्ट फी नहीं दे सकता, और अगर उसका वो अर्जी कोर्ट ने नहीं मानी है तो उसको डिक्री नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो कोई प्लेंट फाइल नहीं करी है उसने सिर्फ एक एप्लीकेशन दी है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन अब आ गई, लेकिन कुछ इनेक्टमेंट्स में स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए हैं जहाँ की एप्लीकेशन को सूट्स माना गया है, जैसे कि इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट वगैरह में इनको हम ये स्टैट्यूटरी सूट्स माने गए हैं। स्टैट्यूटरी मतलब इनको कंपलसरी सूट माना गया है, और ये जो इनके जो डिसीजंस आते हैं उनको हम डिक्री बोलते हैं, या उनको डिक्री माना जाता है। अब आ जाते हैं थर्ड एसेंशियल पे। डिक्री मस्ट हैव डिटरमिन्ड राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज विद रिस्पेक्ट टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। तो अब हमने ये जब डिक्री के बारे में समझा था तो उसी डेफिनेशन से आप ध्यान देंगे तो ये निकल के आ रहे हैं एसेंशियल्स। तो डिक्री में क्या होना चाहिए, उसमें राइट्स पार्टीज़ के या तो सारे मैटर्स पे या कुछ मैटर्स पे जो कंट्रोवर्सी में है, दोनों पार्टियों के बीच में वाद विवाद में है, वो सेटल होने चाहिए। राइट्स का मतलब सब्सटेंटिव राइट्स, और सिर्फ प्रोसीजरल राइट्स नहीं। सब्सटेंटिव राइट क्या मतलब क्या होता है, सब्सटेंटिव राइट मतलब वो जो आपके बेसिकली आपको कोई राइट देते हो, ये प्रोसीजर का राइट नहीं, कोई आपको सब्सटेंटिव, जैसे कि आपको कोई चीज़ बेचने का, खरीदने का, इस टाइप का कोई राइट देते हो। 10 एन ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ अपीयरेंस, या ऑर्डर फॉर रिफ्यूजिंग लीव टू स्यू इन फॉर्मा पॉपुरिस, जो कि हमने अभी पीछे वाले पॉइंट में देखा था, या सिर्फ एक राइट टू स्यू, ये डिक्री नहीं मानी जाती, क्योंकि ये पार्टीज़ के राइट डिटरमिन नहीं करती। राइट कौन से, सब्सटेंटिव राइट डिटरमिन नहीं करती पार्टीज़ के। अब आ जाते हैं फोर्थ एसेंशियल पे डिक्री के। डिक्री जो है वो कंक्लूसिव नेचर होना चाहिए उसका। कंक्लूसिव नेचर का मतलब जैसे कि जो डिटर्मिनेशन है या जो मुद्दा सॉल्व हुआ है, दैट मस्ट बी फाइनल एंड कंक्लूसिव एज रिगार्ड्स द कोर्ट विच पासेज इट। गाइज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब क्लियर कट ये है कि फाइनल और कंक्लूसिव एज रिगार्ड्स द कोर्ट विच पासेज इट। फॉर एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, जैसे कि सिविल कोर्ट में है, सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई मैटर है, उसकी पिक्यूनरी और उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में, और वहाँ केस ट्राई हुआ है, तो बेसिकली अगर कोर्ट ने सिविल कोर्ट में वो मैटर पूरी तरह उसने उस पर जजमेंट दे दी है, तो और उसमें कुछ अब बाकी शेष नहीं है, उसमें कुछ और बचा नहीं है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि डिक्री कंक्लूसिव है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि क्योंकि वो डिक्री कंक्लूसिव हो गई तो उसकी कोई अपील नहीं करी जा सकती। इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे इसीलिए वो लिख रहा है कंक्लूसिव एज रिगार्ड्स द कोर्ट विच पासेज इट। 10 एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर और एन ऑर्डर डिसाइडिंग सम इशूज एंड रेमिटिंग अदर इशूज टू द ट्रायल कोर्ट अंडर ऑर्डर 41 रूल 23 आर नॉट डिक्रीज। तभी वो कह रहा है, आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर या ऑर्डर जो है वो कुछ इश्यूज़ अगर डिसाइड करता है और बाकी इश्यूज़ अभी रेमिट कर देता है दोबारा से ट्रायल कोर्ट को अंडर ऑर्डर 41 रूल 23, तो उनको डिक्री नहीं माना जाता है। ऑन द अदर हैंड ऑर्डर्स may determine the rights of parties conclusively, although it may not dispose of the suit, are decrees। वर्ड्स में कि ऐसे ऑर्डर
जो कोर्ट देती है जहाँ की पार्टीज़ के जो राइट्स हैं वो कंक्लूसिवली, वो पूरी तरह अगर डिटर्मिन हो रहे हैं, चाहे कि पूरी तरह वो सूट अभी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ हो, तो भी ऐसे ऑर्डर्स को डिक्री बोलते हैं। जैसे कि ऑर्डर डिसमिसिंग एन अपील अंडर ऑर्डर 41 और डिसमिसिंग अ सूट फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ आर डिक्रीज। ऐसे ऑर्डर्स जो कि अपील को डिसमिस करते हों अंडर ऑर्डर 41, या पार्टी कोई एविडेंस नहीं दे पाई है या प्रूफ नहीं दे पाई है, तो ऐसे में जो कोर्ट ऑर्डर देती है उनको डिक्रीज माना जाता है। तो बेसिकली यहाँ क्रूशियल पॉइंट क्या है कि डिटर्मिनेशन जो है वो फाइनल और कंक्लूसिव है इन एसेंस और सब्सटेंस या नहीं, ये यहाँ देखने वाली चीज़ होती है। वर्ड्स पे जाने की बजाय हमें देखना क्या होता है। अब आ जाते हैं फिफ्थ एसेंशियल पे, जो कि है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सच एडजुडिकेशन। तो ये जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है ये डेलिब्रेट होना चाहिए एंड एज प्रोवाइडेड इन लॉ। डिक्री जो है वो जजमेंट के बाद आती है। डिक्री फॉलोज द जजमेंट विच मस्ट बी ड्रॉन अप सेपरेटली, जो कि अलग से बनाई जाती है, जजमेंट के बाद अप्लाई करते हैं उस, वो डिक्री होती है और अलग से बनाई जाती है। दस इफ़ अ डिक्री इज़ नॉट फॉर्मली ड्रॉन अप, नो अपील लाइज फ्रॉम द जजमेंट, हाउएवर द डिक्री नीड नॉट बी इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। क्या कह रहा है कि अगर कोई डिक्री फॉर्मली नहीं बनाई गई है तो उस जजमेंट से कोई अपील लाई नहीं करेगी उस पर, हालांकि डिक्री जो है वो उसका एक कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता। तो फॉर्म नहीं होता, उससे क्या फॉलो करता है कि जैसे कि मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसीजन एज एन ऑर्डर, अगर कोई डिसीजन है उसका कोई मिस डिस्क्रिप्शन मतलब गलत उस पर नाम लिख दिया कि ऑर्डर लिख दिया, तो वो भी डिक्री माना जाएगा और उसको डिक्री से कम नहीं माना जाएगा अगर मिस डिस्क्रिप्शन किसी पर्टिकुलर केस में हो गया है। अब आ जाते हैं डिक्रीज़ के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, डिक्रीज़ होती क्या है और बेटर क्लैरिटी के लिए। तो ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, की सूट को अबेट किया जाता है या खारिज किया जाता है। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, कि भाई अपील नहीं हो सकती, टाइम बार्ड हो गया, लिमिटेशन एक्ट लग गया यहाँ पे। या डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ प्रूफ, प्रूफ नहीं है कोई इसीलिए सूट डिसमिस कर दिया गया। ऐसे ही रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फ़ी, कोर्ट फ़ी नहीं दी तो ऐसे में भी ये डिक्री हो जाती है। ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कॉस्ट, ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉट मेंटेनेबल, या फिर ऑर्डर होल्डिंग राइट टू स्यू डज नॉट सर्वाइव, ऑर्डर होल्डिंग दैट देयर इज़ नो कॉज ऑफ एक्शन, या ऑर्डर रिफ्यूजिंग वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स। ये सारे एग्जाम्पल हैं डिक्री के। क्या फिर से इसको इजी फॉर्म में बता देते हैं कि कोई प्लेंट रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट फ़ी नहीं पे करी गई, वो भी डिक्री हो जाएगा। वो जो ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई प्लेंट रिजेक्टेड है वो डिक्री है। ग्रांटिंग या रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कॉस्ट, जैसे कॉस्ट मांगते हैं कि भाई हमें वकील की फ़ीस दी जाए या हमें ये कॉस्ट और दी जाए, तो उसको अलाउ या डिसअलाउ करना का जो ऑर्डर है वो भी डिक्री होता है। अपील मेंटेनेबल नहीं है, ये जो ऑर्डर देती है कोर्ट, ये भी डिक्री है। अब नॉट डिक्रीज, क्या क्या डिक्री नहीं होती इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफ़ॉल्ट, या अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट्स, या ऑर्डर ऑफ रिमांड, या ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम रिलीफ, या रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट, या रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, या ऑर्डर होल्डिंग एन एप्लीकेशन टू बी मेंटेनेबल, ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल, और ऑर्डर ग्रांटिंग मीन प्रॉफिट्स। तो ये सारे डिक्री नहीं हैं। ये जो ऑर्डर्स हैं, ये जो हमने अभी देखे हैं, मीन प्रॉफिट देना, या एप्लीकेशन किसी ने दी डिले के कंडोनेशन के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, या ऑर्डर देते हुए कि भाई ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, ये वाला ऑर्डर, ये सारे डिक्री के एग्जांपल नहीं हैं। अब आ जाते हैं काइंड्स और क्लासेस ऑफ डिक्रीज पे। तो पहला आ गया प्रिलिमिनरी डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री क्या है? जहां एडजुडिकेशन जो है वो पार्टीज़ के राइट्स डिसाइड करता है सारे मैटर्स पे, सारे मुद्दों पे, या कुछ मैटर्स पे।
बट पूरी तरह सूट डिस्पोज ऑफ अभी नहीं होता। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, ये सिर्फ ओनली एक वर्किंग आउट पार्टीज़ के राइट्स वर्कआउट करने की एक बेसिकली स्टेज है, प्रिलिमिनरी स्टेज है, जो कि फाइनल डिक्री में पार्टीज़ के राइट्स और फाइनल सूट जो है वो डिटरमिन होगा। तो ऐसे में इसको प्रिलिमिनरी डिक्री बोलते हैं। सूट कंटिन्यू हो रहा है लेकिन पार्टीज़ के कुछ मैटर पे राइट डिटरमिन हो गए हैं या सारे मैटर्स पे राइट डिटरमिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ अभी मुद्दे सूट में बाकी हैं। एग्जांपल, सूट फॉर मीन प्रॉफिट्स, एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स, प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन क्या होता है, जैसे कि शियाज में होता है कि अगर दो को ओनर हैं तो एक को ओनर है वो थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकता, वो पहले जो दूसरा को ओनर है उसका राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता है, उसको वो पहले ऑफ़र करेगा कि भाई आपको ख़रीदना है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं प्रीएम्पशन। ऐसे ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन, फोरक्लोजर या सेल या रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज, ये सारी चीज़ें जो हैं इन केसेस में प्रिलिमिनरी डिक्रीज को बोला जाता है। देयर हैज़ बीन अ conflict of opinion whether more than one preliminary decrees can be passed, but now it is settled by फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल केस। इसमें एक कंट्रोवर्सी या एक कन्फ्लिक्ट ये था, ओपिनियन डिफरिंग ये था कि क्या एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री किसी केस पर्टिकुलर केस में आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं। तो ये जो इशू है ये सेटल किया गया था फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल केस में, जहां ऑब्ज़र्व किया गया कि कोड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डीबार करती हो एक से ज़्यादा डिक्री केस ऑफ पार्टीशन सूट्स। जहाँ पार्टीशन सूट्स की बात होती है वहाँ एक से ज़्यादा डिक्री आ सकती हैं। ऐसे ही द क्वेश्चन वेदर अ डिसीजन अमाउंट्स टू प्रिलिमिनरी और ए फाइनल डिक्री इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन व्यू ऑफ सेक्शन 97 ऑफ द कोड, which says that any party aggrieved by preliminary decree does not appeal, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from final decree। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ बेसिकली ये जो क्वेश्चन है कि जो डिसीजन है वो प्रिलिमिनरी डिक्री या फाइनल डिक्री है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है सेक्शन 97 के मद्देनज़र कि अगर कोई भी पार्टी इससे एग्रीव्ड है प्रिलिमिनरी डिक्री के डिसीजन से और वो अगर उसको स्टेज पे अपील नहीं करती, तो बाद में फाइनल डिक्री जब आएगी उस स्टेज पे वो पार्टी उसको अपील नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है फाइंड आउट करना कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन ऑर्डर या जो भी आया है ये प्रिलिमिनरी डिक्री में आता है या नहीं आता है। और आगे इसको ये क्लैरिफाई ये कर रहा है कि सिंस पासिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी डिक्री इज़ ए स्टेज प्रायर टू फाइनल डिक्री, कहने का मतलब कि जो प्रिलिमिनरी डिक्री है वो फाइनल डिक्री से एक स्टेज पहले या पहले आती है। तो अगर प्रिलिमिनरी डिक्री की जो हमने अपील करी है अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा कि जो फाइनल डिक्री है वो ऑटोमेटिकली फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि अब प्रिलिमिनरी डिक्री है ही नहीं उसकी सपोर्ट करने के लिए, फाइनल डिक्री की सपोर्ट करने के लिए। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि डिफेंडेंट जो है वो फाइनल डिक्री का वेट करे और उसका वेट करे फाइनल डिक्री आने का उसको सेट असाइड करने के लिए। अगर प्रिलिमिनरी डिक्री आई है तो अपील करनी चाहिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली फिर फाइनल डिक्री के आने का उसके बेसिस पर क्वेश्चन उठे ही ना। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री बेसिकली वो कह रहा है कि दो तरीके से फाइनल हो सकती है। पहली, जहाँ की उस जो भी डिक्री आई है उसके अगेंस्ट अपील फाइल ना हुई हो उस मैटर में, या फिर वो मैटर हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया हो। बहुत से केसेस में हाईएस्ट कोर्ट क्या होती है, बहुत से केसेस में हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट होती हैं, उससे ज़्यादा आप अपील नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत केसेस में सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे केसेस में जहाँ हाईएस्ट कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, डिक्री आ चुकी है और उसकी अपील नहीं करी जा सकती, तो ऐसे में उसको फाइनल मान लिया जाता है। फिर वो कह रहा है कि बेसिकली जो लेटर सेंस में हमने यूज़ किया है वो यहाँ पे से फाइनल डिक्री माना जाता है। किसे? लेटर सेंस मतलब
कि मैटर जो है हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है एंड नथिंग एल्स रिमेन्स टू बी डिसाइडेड, और कुछ डिसाइड करने के लिए बचता ही नहीं है। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, ये फाइनल डिक्री है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, अगर अमाउंट जो है वो डिक्री होल्डर माना गया कि डिक्री होल्डर को वो अमाउंट ड्यू है, मतलब उसको मिलनी चाहिए, और किस तरीके से उसको वो अमाउंट पे करनी है, ये सब अगर उसमें ले डाउन कर दिया गया तो वो डिक्री फाइनल डिक्री हो जाती है। ऐसे ही व्हेन द डिक्री सो फार एज इट रिगार्ड्स द कोर्ट पासिंग इट कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट, जो ऐसी डिक्री जो कोर्ट पास करती है जिससे कि सूट कंप्लीटली पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ हो जाता है, उसको फाइनल डिक्री बोलते हैं। अब आ जाते हैं पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री। इसमें क्या है, एग्जाम्पल इन अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मीन प्रॉफिट्स, जहाँ कोर्ट पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी डिक्री कर देती है तो उसमें क्या बोलते हैं, फाइनल डिक्री हो गई। ऐसे ही डायरेक्ट्स द इंक्वायरी इनटू मीन प्रॉफिट्स, उसको क्या बोलेंगे, प्रिलिमिनरी डिक्री। तो पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल हो सकती है। जैसे कि मेन क्या था, सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मीन प्रॉफिट्स, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हमें दी जाए और साथ में मीन प्रॉफिट जैसे कि सपोज़ किसी का मकान है, तो जी इसने हमारा मकान कब्ज़े कर रखा था, हमें इसकी पोजेशन दिया जाए, साथ में हमें 3 साल से इसने जो मकान कब्ज़ा कर रखा था उसका हमें जो भी रेंट है मार्केट रेट का उसके हिसाब से हमें रेंट दिया जाए। तो इस केस में क्या है, कोर्ट ने डिक्री दे दी, कोर्ट ने कहा पोजेशन तो दे दिया और मीन प्रॉफिट के लिए बोला कि भाई इसमें अभी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि डिक्री जो है ये पार्टली प्रिलिमिनरी है और पार्टली फाइनल है। अब आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अब पॉइंट है, ये अलग से इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिक्री वर्सेस ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए कोर्ट विच इज़ नॉट ए डिक्री। ऑर्डर क्या है, कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन डिसीजन, सिविल कोर्ट का कोई भी डिसीजन जो डिक्री नहीं है। तो एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट कैन आइदर बी ए डिक्री और एन ऑर्डर एंड नॉट बोथ, या तो कोर्ट का एडजुडिकेशन डिक्री होगा या उसका एडजुडिकेशन ऑर्डर होगा, दोनों नहीं हो सकते। इन स्पाइट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑर्डर और डिक्री में बहुत सी चीज़ें कॉमन है, लेकिन बहुत उसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं, पहला, डिक्री कैन ओनली बी पास्ड इन अ सूट commenced by a plaint, whereas an order can be passed from a suit by plaint or petition or an application। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिक्री जो है वो सिर्फ प्लेंट दाखिल होता है, उससे जो ऑर्डर आता है उसको हम डिक्री बोलते हैं, जबकि ऑर्डर जो है वो चाहे प्लेंट से भी हो सकता है, वो पिटीशन से भी हो सकता है, या वो एप्लीकेशन से भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट of difference, decree is an adjudication conclusively on all or any of the matters, or an order may or may not finally determine such rights। डिक्री जो है वो हमने पहले जब पढ़ा था एसेंशियल्स में, वो एक कंक्लूसिवली एडजुडिकेट करता है सारे या कुछ मैटर पे, जबकि ऑर्डर जो है वो इट में कर सकता है और नहीं भी कर सकता वो डिटरमिन राइट, लेकिन डिक्री में होते ही होते हैं। थर्डली, डिक्री में भी प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, वेयर एज ऑर्डर कैनॉट बी प्रिलिमिनरी ऑर्डर। ऑर्डर प्रिलिमिनरी नहीं होता कभी, ऑर्डर फाइनल ही होता है। फिर आ जाता है फोर्थ डिफरेंस, एक्सेप्ट इन सर्टेन सूट्स वेयर 2 डिक्रीज, that is one preliminary and one final is passed, in every suit there can be one decree and order may be many in number। क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट कुछ सूट्स में जहाँ डिक्री 2 डिक्री होती हैं, जैसे कि एक प्रिलिमिनरी डिक्री आ गई और एक फाइनल आ गई, ज़्यादातर सूट्स में एक ही डिक्री होती है, लेकिन ऑर्डर कितने भी नंबर हो सकते हैं, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, जो भी कितने सारे हो सकते हैं। फिर आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, every decree is appealable unless otherwise expressly prohibited।
सारी डिक्री के अगेंस्ट अपील करी जा सकती है अनटिल अनलेस उसमें एक्सप्रेस प्रोहिबिशन या क्लियर कट लिखा है भाई ये डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं करी जा सकती। लेकिन हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता, ज़्यादातर इनफैक्ट ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते, सिर्फ जो कोड में स्पेसिफाइड हैं, कोड मतलब सीपीसी में स्पेसिफाइड हैं, वो ही अपीलेबल होते हैं। फिर ए सेकेंड अपील लाइज टू हाई कोर्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स फ्रॉम द डिक्री पास्ड इन फर्स्ट अपील, thus there can be two appeals whereas no second appeal lies in case of appealable orders। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और बहुत इंटरेस्टिंग कि डिक्री के केस में जनरली सेकेंड अपील लाई करती है हाई कोर्ट में ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। वो हम ग्राउंड्स हमें पता है कि भाई ग्राउंड होंगे जैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ या और भी ग्राउंड्स होते हैं। तो अगर फर्स्ट अपील में डिक्री पास हुई है तो उसकी सेकंड अपील भी हो सकती है, तो दो अपील हो सकती हैं। लेकिन ऑर्डर्स के केस में सेकंड अपील नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं डिक्री और जजमेंट में क्या फ़र्क है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जजमेंट क्या है? जजमेंट जो है दैट इज़ अ स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। It is not necessary for the judge to give a statement in decree, though it is necessary in judgment। क्या बोल रहा है कि जजमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट है जो जज पूरे उसमें डिक्री के जो ग्राउंड होते हैं, जो फाइनल डिक्री बनती है, पार्टी के राइट्स उसमें डिटरमिन किए जाते हैं, उसको जो डिटरमिन करने के लिए जो रीजनिंग दी जाती है, जो जज देता है, क्या ग्राउंड मैंने यूज़ करे हैं, किस बेसिस पर ये फाइनल पार्टीज़ के राइट डिटरमिन करें, उसको बोलते हैं जजमेंट। तो डिक्री में ज़रूरी नहीं है जज उसमें कुछ अपने उसमें रीजनिंग्स लिखे, जबकि जजमेंट में प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। लाइकवाइज देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर इन जजमेंट दो इट इज़ डिज़ायरेबल टू डू सो। ऐसे ही जजमेंट में जो है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन फाइनल ऑर्डर क्या है वो लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिज़ायरेबल है। अगर फाइनल जजमेंट में ऑर्डर भी लिख दिया जाए कि भाई फाइनली लिखते हैं ना, फाइनल आता है तो ये पार्टी को ये दिया जाए, ये पार्टी इसको ये पे करेगी, वो अगर लिखा जाए तो वो बेटर होता है। जजमेंट कंटेम्पलेट्स ए स्टेज प्रायर टू द पासिंग ऑफ द डिक्री और एन ऑर्डर एंड आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट ए डिक्री शैल फॉलो। तो जैसे कि हमने सुना होगा कि बहुत से केसेस में क्या होता है, जजमेंट आ गई है। अब जजमेंट में क्या होता है, ये पार्टी जीत गई है, ये पार्टी हार गई है, मोटा मोटा बहुत से केसेस में कई बार ये ऐसे आ जाती है। उसके बाद ये होता है कि भाई इसका ऑर्डर बाद में आएगा, इस जजमेंट को फॉलो करेगा कि भाई हमने क्या दिया, ये तो बता दिया पार्टी ये जीत गई, वो पार्टी हार गई। अब उनके एग्जैक्ट राइट्स क्या डिटरमिन करें कोर्ट ने, वो ऑर्डर फॉलो करता है बहुत से केसेस में। जबकि हमने अभी पढ़ा है कि डिज़ायरेबल ये होता है कि उसी जजमेंट में वो ऑर्डर भी लिख दिया जाए। तो बेसिकली डिक्री जो होती है, डिक्री आती है जजमेंट के बाद, तो जजमेंट एक स्टेज पहले की है डिक्री से। तो ये हो गया डिक्री और जजमेंट का फ़र्क। गाइज इसको आप दोबारा इसको सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिक्री का, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार ये इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते हैं डिक्री और जजमेंट का क्या फ़र्क है, या डिक्री और ऑर्डर में क्या फ़र्क है, या डिक्री क्या होती है। तो आप इसको दोबारा सुनेंगे, दोबारा अच्छे से समझेंगे तो एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और साथ ही आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी टॉपिक के ऊपर। थैंक यू गाइस।